बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। सबसे पहले मैं आप सभी वो प्रबुद्धजन जो गुना जिले के यहां इस सभागार में मौजूद हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और प्रणाम इसलिए भी करता हूं जो आपकी ऊर्जा है वो कमाल की है भाई। पिछले तकरीबन पौने 2 घंटे से जिस ऊर्जा के साथ आपने संवाद में हिस्सेदारी की है वो कमाल की थी। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। इसमें आपकी भी भागीदारी थी, यहां पे जनप्रतिनिधियों की, राजनीतिज्ञों की भागीदारी थी। पर अब हमारे 2 सत्र बचे हैं। ये दोनों सत्र एक गंभीर संवाद के लिए हैं। क्या उम्मीद वर्तमान में जो दल प्रदेश में और देश में सत्ता में है उससे हम लोग कर सकते हैं, और एक दल जो विकल्प के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करता है उससे क्या उम्मीद बांध सकते हैं। इसके लिए 2 प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबके बीच बेहद जाने पहचाने महेंद्र सिंह सिसोदिया जी मेरे साथ इस समय मंच पर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जिम्मेदार मंत्री हैं। पंचायत जैसा महत्वपूर्ण महकमा वो संभालते हैं। अभी हाल ही के उपचुनाव में 53,000 जैसे विशाल मतों के अंतर से उन्होंने जीत दर्ज कराई। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है। और इस सत्र के बाद में हमारे साथ में भविष्य की उम्मीद के तौर पर देखे जा रहे राघौड़ रियासत से संबद्ध जयवर्धन सिंह जी हमारे बीच में होंगे। मैं चाहूंगा कि इन दोनों प्रबुद्ध जन की बात को आप संजीदगी से सुने, और इसलिए सुने कि गुना का जो ये कार्यक्रम आज यहां पर है, ये चैनल के माध्यम से न केवल मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ और पूरे देश में देखा जा रहा है। गुना की आवाज पूरे देश में गंभीरता के साथ पहुंचे, इसमें मुझे आपके सहयोग की अपेक्षा है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाएं और हमारे महेंद्र सिसोदिया जी के लिए। आप जाइए। तो महेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हिमांशु जी, आप बहुत दूर के नहीं हैं, हमारे ईसागढ़ के ही हैं जी, और ईसागढ़ के द्विवेदी परिवार के हैं जी, इसलिए आप हमारे परिवार के। धन्यवाद आपका। आपका स्वागत है गुना। गुना जब अविभाजित था तो मेरा गृह जिला हुआ करता था। इस माटी का ही रक्त मेरे अंदर भी बहता है। ईसागढ़ से मेरा ताल्लुक है। तो उस एहसास के साथ आपसे संवाद शुरू करता हूं। महेंद्र भाई, अपना राजनीतिक जीवन जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ आपने शुरू किया, पिछले 3 साल से उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जड़ों में मठा डालने की कोशिश आप कर रहे हैं। कितने सफल हो रहे हैं? ये सच है कि मैं और मेरा परिवार जी, पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित रहा, और उस कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित रहा जिस पार्टी को महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू इन लोगों ने सींचा था। और उस मूल कांग्रेस को आदरणीय इंदिरा जी के समय, जब आदरणीय इंदिरा जी ने इंदिरा कांग्रेस बनाई, वो मूल कांग्रेस समाप्त हो गई और एक परिवार की कांग्रेस शुरू हो गई। चूंकि रक्त कांग्रेस ही था, हम जुड़े रहे, छात्र जीवन से ही जुड़े रहे, युवा कांग्रेस से जुड़े रहे, किसान कांग्रेस से जुड़े रहे और निरंतर महाराज सिंधिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस में काम करते रहे। किंतु एक समय ऐसा आया जब लगा कि मूल कांग्रेस समाप्त हो गई है और अब कहीं ना कहीं स्वार्थ की कांग्रेस प्रारंभ हो गई है, और जो कार्यकर्ता मतगणना स्टेशंस पे पोलिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है, उसकी एक महत्वाकांक्षा होती है कि मेरे पोलिंग बूथ पे, मेरी पंचायत में काम होना चाहिए। हमारा उद्देश्य जीवन में राजनीति नहीं, जन सेवा का है जी, और हम पब्लिक की सेवा के लिए आए हैं। ये सरकार निमित्त रहती है जिसके माध्यम से हम लोगों की सेवा करते हैं। जब हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं कुठाराघात उन पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए और पिछले चुनाव में और हर संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। मैं आपको याद दिला रहा हूं आदरणीय कमलनाथ जी के कार्यकाल की जी, और उससे पूर्व में भी
मेरे परिवार के साथ क्या क्या अन्याय नहीं किए गए, ये गुनाह के सारे वरिष्ठ लोग जानते हैं जी। फर्जी केस भी लगाए गए, कांग्रेस की रिजीम में लगे, फिर भी हम पचाते चले गए, बर्दाश्त करते चले गए। मगर जब बात कार्यकर्ता और जनता पे आ गई तो फिर बर्दाश्त के बाहर नहीं हुई और हमने अपना कदम उठाया। कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा क्या अन्याय कर दिया था भाई कांग्रेस ने? अन्याय ये होता है कि मध्य प्रदेश के मुखिया जी पार्टी नेतृत्व के लिए हर विधानसभा बराबर होती है जी। अकेला यही नहीं कि चुनिंदा लोगों की विधानसभा है, आप ऊपर रखे, महत्वपूर्ण रखे और बाकी की विधानसभा को दरकिनार कर दे, ये होता है कुठाराघात। आज कमलनाथ जी की सरकार में 15 माह की सरकार जी। मैं जानता हूं कि 15 माह की सरकार का अल्प समय होता है, उस अल्प समय में भी जितना पैसा था सारा छिंदवाड़ा गया, मध्य प्रदेश के उन मंत्रियों को गया जी जो उनके थे और सिंधिया जी के मंत्रियों को दरकिनार किया गया जी। 1 रुपए का विकास कार्य उस 15 माह में नहीं हुआ जी। यहां तक कि निर्माण को छोड़ो, अकेला विकास निर्माण से नहीं होता, विकास व्यक्ति के मूलभूत जीवन में परिवर्तन से भी होता है जी। एक बीपीएल राशन कार्ड नहीं बना, एक राशन की पर्ची गरीबों को नहीं बनी। छोटी छोटी बातों को लेकर जब गला भर गया तब हमने अपने नेतृत्व को इस बात से अवगत कराया कि ये सरकार और मुख्यमंत्री हमारी नहीं, हमारे जनता की और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ कुठाराघात कर रही है। और यही कारण है कि महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में 1 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, जो रिकॉर्डेड प्रूफ है जी, 1 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। ये इसलिए था जी कि कहीं ना कहीं मन को और दिल को और आत्मा को चोट लगी थी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। पर चोट तो भाजपा में भी लग गई। आजकल लाइन लगी हुई है, जो सिंधिया जी के साथ भाजपा में आए थे वापस ये चोट नहीं है, ये चोट नहीं है, ये चोट नहीं है जी, ये स्वार्थ है टिकटों का जी। इन्हीं लोगों ने जो आज कांग्रेस ज्वाइन करके गए, इन्हीं लोगों ने कमलनाथ जी और कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। जब उन्होंने देखा कि यहां तो हमारी दाल नहीं गलने वाली, टिकट नहीं मिलने वाला, तो कांग्रेस का दामन थाम लिया। और इसके बाद भी सुन लो आप जी, आने वाले टिकट वितरण में जब इनको टिकट नहीं मिलेगा तो फिर ये दोबारा लौट के सिंधिया जी और भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। अच्छा, ये वापस भाजपा की ओर आएंगे तब भी आप उनके लिए ऐसे ही कालीन बिछाएंगे जैसे पहले बिछवाए थे? देखिए, ये संगठन तय करता है जी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जमीन आसमान का फर्क है। ये कैडर बेस्ड पार्टी है, हर निर्णय संगठन को लेना पड़ता है। एक बार बताइए, संगठन चाहेगा लेगा, संगठन चाहेगा एक बार नहीं बताइए लेगा। महेंद्र भाई, भाजपा में आकर आपके साथ क्या से क्या हो गया? जब आप कांग्रेस में थे, रुक जाओ, जब कांग्रेस में थे तो आप तय करते थे और वो हो जाता था, और अब भाजपा में आने के बाद में आप कह रहे हो संगठन तय करेगा। आपकी क्या हैसियत हो गई है महेंद्र भाई? किसने कहा आपको? आज भारतीय जनता पार्टी में जो कार्य हमने दिए, जी अभी मैं सुन रहा था लाइव, जी हमारे पूर्व जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे थे कि बमोरी में 20,000 करोड़ के काम। जी आज मैं आपको चुनौती दे रहा हूं जी और कांग्रेस के सब भाइयों को चुनौती दे रहा हूं। जी मेरे साथ कल बैठिए, प्रमाण के साथ 21,000 करोड़ के काम बमोरी में हुए। जी खुली चुनौती, जी। अच्छा, खुली चुनौती के अच्छा, साथ। बमोरी में, अच्छा और ये क्या हुआ? जी जिस सरकार में 1 रुपए का काम नहीं है और उसी दूसरी सरकार में, अरे रुक जा भाई, एक मिनट, मैं अरे बैठ जा, वो भी बता दूंगा। मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा, वो भी बताऊंगा। सिसोदिया जी बैठे रहो, एक गंभीर किस्म वो भी का बताऊंगा, आपकी बता दूंगा। एक मिनट, आप मैं चिंता मत आग्रह करो। करूंगा, एक गंभीर किस्म का संवाद चल रहा है, आप भरोसा रखिए। ऐसा हर सवाल जो आपके जहन में होगा वो इस मंच से पूछा जाएगा। एक संवाद चलने दीजिए, मेरा विनम्र आग्रह आपसे। तो मैं आपसे जानना ये चाहता हूं महेंद्र भाई, 21,000 करोड़ के काम अकेले आपने बमोरी विधानसभा में करा लिए, तो गोपीलाल जाटव जी का क्या होगा? गोपीलाल जाटव जी, गोपीलाल जाटव जी तो गुना में क्या हुआ? गोपीलाल जाटव जी तो बमोरी के साथ फ्री में हैं।
और जो बमोरी में कार्य होते हैं वो गोपीलाल जी के क्षेत्र में भी कार्य होते हैं। आप तो बड़े न्यायप्रिय व्यक्ति हैं ना, भाजपा तो 21,000 करोड़ के काम आपने बमोरी में करा दिए। बस इतना और बता दीजिए, माननीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी जैसा प्रखर नेता हमारे बीच में है, कि आपने समरसता के तहत सभी को एक समान देखने की दृष्टि के तहत राघोगढ़, चांचौड़ा और गुना में कितने कितने हजार करोड़ के काम करा दिए। थोड़ा बता रहे ना जबरदस्ती। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, एक मिनट, आज की दुनिया में सुनिए, जैसे को तैसा जी, 10 साल मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी रहे, गुना में चिड़िया भी नहीं आई जी, एक कील भी नहीं लगी। ये बैठे गुना के नेता और मैं भी कांग्रेस में था, एक भी कील, एक कील अगर, अरे सुन भाई, अरे भाई तो एक काम कर, जी भाई 10 साल बना करो, 10 साल दिग्विजय सिंह जी रहे मुख्यमंत्री जी। गुना के साथ भेदभाव किया कि नहीं किया? एक कील भी बता दो लगाई हो तो। मेरा एक सवाल, और इसलिए किया क्योंकि ये महाराज सिंधिया जी का क्षेत्र था, इसलिए भेदभाव किया। एक बात बताइए, और वो तो छोड़ो आप कि गुना में जो दिया ही नहीं दिया, रावगढ़ में भी कील नहीं लगी। एक वो लगा था शक्कर कारखाना, वो भी खंडर हो गया। एक बात बताइए महेंद्र भाई, आपने बड़ा गंभीर किस्म का वक्तव्य दिया। एक तो आपने कहा जैसे को तैसा, तो मतलब आपने बता दिया कि इन 3 साल में राघोगढ़ और चाचौड़ा के लिए ये इसलिए मैंने कहा कि इनको एहसास तो होना चाहिए। नहीं, वहां की जनता मगर यथार्थ पलटा है जी। हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारी विधानसभाओं में, अब देखिए ये तो हमारे नेतृत्व में होता है, कोई ज्यादा लेके आ जाता है और कोई मेहनत नहीं करता। हमने ज्यादा करी, ज्यादा लेके आए, घूमे फिरे, रात दिन दफ्तरों में गए, मंत्री होने के बाद भी अपनी योजनाओं के लिए प्रोटोकॉल तोड़ के अधिकारियों के चैम्बर में भी गए और अपना काम करा के लाए। और भारतीय जनता पार्टी ने रावगढ़ हो चाहे चांचौड़ा हो, हर जगह विकास किया है और हजारों करोड़ के काम इन्होंने दिए। हमने पूछा था पर आपने पहले तो बोला जैसे को तैसा, अब आप बोल रहे हो कि अरे भाई, तो इनके चक्षु भी तो खोलने चाहिए। तो उलझन है आपकी बात को लेके, इनको एहसास भी तो कराना जरूरी है। पर हमें उससे पहले एक और एहसास लेना है। भाई महेंद्र सिंह सिसोदिया जी को तो हमने तभी जाना था कि भाई एक बड़े आदमी हैं, स्वर्गीय कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी के सांसद प्रतिनिधि के तौर पर भी आपने काम किया। अब माधवराव सिंधिया जी को तो हम लोग बहुत प्रभावशाली और बड़ा नेता मानते थे। मानते नहीं, लेकिन आपके बयान ने तो हमें चिंता में डाल दिया। माधवराव सिंधिया के होते हुए 10 साल तक गुना में कुछ नहीं हुआ, तो फिर माधवराव कैसे बड़े नेता थे? आप गलत बयान दे रहे हैं। मैंने ये कहा कि दिग्विजय सिंह जी ने नहीं किया, किंतु महाराज माधवराव सिंधिया जी ने दिल्ली से पूरा विकास पूरा बाढ़ की तरह गुना के अंदर स्थापित किया। गुना, अशोकनगर, चंदेरी, मुगावली, आप तो ईसागढ़ के हैं, आपको तो सारी चीजें मालूम है। ये थोड़ा समझना मुश्किल है। आप मेरी बात को घुमा रहे हो द्विवेदी साहब। चलिए हम सीधे घुमाइए मती। मैंने सिर्फ इस बात को इसलिए कहा कि एक तरफ 10 वर्षों में उन्होंने हमारे साथ एक सौतेला व्यवहार किया, मगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार राघोगढ़ और चांचौड़ा के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करती। अच्छा, आपके नेता के साथ कैसा व्यवहार कर रही है, जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया? वो पिछली बार भाजपा ने नारा लगाया था, आप सुनते थे ना, माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज। इस बार भाजपा मान रहे हैं क्या? देखिए नहीं, अरे देखिए, ये सारे मुद्दे और ये सारे नारे पासे हो गए, इनको डस्टबिन में पटक दीजिए। पिछले बाय इलेक्शन में जितने नारे, जितने आरोप, पैसा, दुनिया भर की चीजें जो आरोप लगा सकते थे लगा चुके। जनता ने मैंडेट दिया और प्रजातंत्र में जनता का मैंडेट ही सर्वोपरि होता है। नहीं, लेकिन देखिए महेंद्र भाई, आप तो सिंधिया जी के सम्मान में आप सब मैदान में दिखे थे, तो भाई हम पूछ रहे हैं, आप पुरानी चीजों को मत जाइए। आज वर्तमान की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी में हम लोग आत्मा से रस बस गए जी, और हमारी पार्टी भाजपा है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। क्या ऐसा भाजपा में जो जब तक कांग्रेस में थे, कांग्रेस के लिए ईमानदारी से कार्य किया, मगर कांग्रेस ने उनको यूटिलाइज किया, उनके युवा नेतृत्व को यूटिलाइज किया, और आज उन्होंने जब हमारी कीमत नहीं समझी तो हम भाजपा में आ गए।
नहीं लेकिन हम अपनी चर्चा को आगे ही बढ़ाएंगे। आपने बताया कि अब हम भाजपा में रच बस गए हैं। जिस कांग्रेस में पीढ़ी दर पीढ़ी रहे, उससे मन उखड़ गया। कि 3 साल में भाजपा में इतना मन कैसे लग गया भाई? थोड़ा बताइए तो सही। यही तो मैं आपको, आप मेरी बात को समझ ही नहीं पा रहे। अरे मैं तो सबको समझाना द्विवेदी चाहता हूं। साहब, मैं आपको बोल चुका, हमारे अन्याय के साथ जो हुआ, हमारे क्षेत्र के साथ हुआ, उस अन्याय के खिलाफ हमने आवाज उठाई। आज भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण न्याय कर रही है। एक एक कार्यकर्ता हमको प्रेम कर रहा है, एक एक नेता हमारी बात सुन रहा है। हम समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए किया कि भाई सिंधिया जी के साथ जैसा समर्थन है, वैसा समर्थन आजकल नेताओं के साथ मिलता नहीं। इतने विधायक एक साथ एक नेता के सम्मान के लिए पार्टी छोड़ते दिखता नहीं। तो भाई हमें जानना यह है कि भाई आप लोगों को ये शिकायत रहती थी, भाई वोट जो है सिंधिया जी के नाम पर मांगे और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को बना दिए। भाई आपसे जानना था, ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर आप देखने की हसरत रखते थे, भाजपा में आकर भी वो हसरत जिंदा है या भाजपा में आने के साथ वो हसरत भी मार दी गई है? महाराज सिंधिया जी की, जहां तक व्यक्तिगत मैं जानता हूं उस परिवार को जी, उस परिवार की कभी कोई महत्वाकांक्षा नहीं रही जी, चाहे कैलाशवासी राजमाता विजय राजे सिंधिया जी हों, जी, चाहे माधोराव महाराज हों, चाहे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों, उनकी कभी कोई अभिलाषा नहीं रही। अगर जनता ने उनको सही प्रोजेक्ट कर दिया जी, और कांग्रेस पार्टी में स्टार प्रचारक प्रोजेक्ट किया गया, राहुल गांधी जी ने उनसे बहुत से वायदे किए, सोनिया जी ने उनसे बहुत से वायदे किए और उन वायदों को लाकर जनता को मूर्ख बनाकर सिंधिया जी के चेहरा दिखाकर शादी तो जवान महिला से कर ली और फेरा घोड़े से पाल लिए। भाई बड़ी ज्यादती की। पर हम तो आपसे पूछ ये रहे हैं, भाई भाजपा में आकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को आप मुख्यमंत्री के तौर पर देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? एक तो ये जानना था। देखिए, और दूसरा आपसे जानना ये भी था, माननीय महेंद्र भाई, द्विवेदी साहब जी, नेता वही होता है जो हमेशा चमकता रहता है। बात तो बहुत और बड़ी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वो चमकता सितारा है कि मुख्यमंत्री या और कोई बड़े, उनके सामने कोई टिकता नहीं है। अब मेरा सवाल है महेंद्र भाई, पूरे सम्मान के साथ आप अन्यथा नहीं लेंगे? आप ये बताओ कि आज मुझे आप सिंधिया जी के संवाद के लिए बुलाए कि क्षेत्र के विकास के लिए? सर, अब क्षेत्र का विकास तो आपके नेता के साथ ही जुड़ा हुआ है ना, क्या करें? नहीं, वो तो हो गया अपना। एक सवाल और लेते हैं, उसके बाद में क्षेत्र पर बात कर लेते हैं। आपने कहा कि सूर्य की तरीके, देखिए सूर्य की तरीके से देखिए जी, जैसे ही लाइट जाती है कांग्रेसी चिल्लाने लगते हैं, जी, क्योंकि अंधेरे की आदत पड़ गई है। अंधेरे की आदत पड़ गई है। ये दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे जी, तब ऐसी हालत थी, हर जगह लाइट जाती थी। अच्छा एक बार बताइए, रुके, सवाल को एक मिनट, सवाल आगे बढ़ने दीजिए। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल का उत्तर महेंद्र जी से बेहतर कोई नहीं दे सकता है। महेंद्र जी ने यह बताया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसे नेता हैं जो हमेशा सूरज की तरीके से दमकते रहते हैं। महेंद्र सिंह जी की इस बात पर भी हमारा एतबार है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जनता का एतबार है, हमारा एतबार है, आपका और जनता का। हम आप पे एतबार कर रहे हैं महेंद्र भाई। और आपने बताया कि 2018 के चुनाव में जनता ने वोट कांग्रेस को इसलिए दिया कि चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया का था, जिसको प्रदेश की सरकार बनाने के लिए पूरे प्रदेश ने वोट दे दिया। 4 महीने बाद उसे गुना की जनता ने वोट देने से इंकार क्यों कर दिया? बड़ा सवाल है। देखिए,
देखिए एक मिनट। यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं जी महेंद्र भाई। कि रायबरेली से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जी जिनको पूरी देश की जनता ने चुना। जी अगला चुनाव प्रधानमंत्री क्या है, वो हार क्यों गई? इतिहास पढ़ो कांग्रेस पार्टी का, इतिहास पढ़ो। वकील साहब, महेंद्र भाई, नन्हे बच्चे हो। अरे महेंद्र, एक मिनट रुकिए। अभी मैं चाहूं, एक मिनट रुकिए। एक गंभीर संवाद का हिस्सा रही है। महेंद्र भाई, आपसे आग्रह करूंगा, आप तो बड़े धैर्यवान आदमी हैं। कहां उत्तेजना के शिकार? ये जो बात आप देखिए, राजनीति में चुनाव का जो उस समय के हमारे मुख्यमंत्री की भी रही, और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का जलवा देश के कोने कोने में रहा, और राष्ट्रवाद के नाम पर जनता ने वोट किया। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी है महेंद्र भाई। अब आते हैं अपने 2023 को लेकर। जिस पार्टी के भाजपा के राज को समाप्त कर दिया, वो भाजपा 2023 में अपना राज बचाएगी कैसे? ये सवाल है, थोड़ा बताइए ना। ये पहले तो ये बताइए कि ये आपको बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। संशय इसलिए है कि अचानक जिस तरीके से झड़ी लगा दी घोषणाओं की, और दिल्ली से नेताओं ने आके जैसे डेरा डाला है ना साहब, हमने पहले कभी देखा नहीं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी देश तक आपकी चिंता हो गया। संशय की कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद हमने ये सीखा कि चुनाव छोटा हो चाहे बड़ा हो, चुनाव कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं होता, उसका रिजल्ट महत्वपूर्ण होता है। और भारतीय जनता पार्टी रिजल्ट ओरिएंटेड पार्टी है, और इसीलिए अरे भाई, इतनी गंभीरता से तो चुनाव 2018 में भी लड़ा था, फिर भी निपटा दिया था कांग्रेस ने। बिल्कुल नहीं, फिर बात वही आ गई। भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत उस समय भी ज्यादा था जी। सिर्फ 7 और 8 सीटों से अंतर से कांग्रेस जीती थी। बाकी प्रतिशत अगर आप देखें जी, उतनी एंटी इंकुम्बेंसी होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत मध्य प्रदेश में ज्यादा रहा था। अब और आज फिर मैं बोल रहा हूं जी कि 2018 में जितनी सीटें आई थी उससे दुगनी सीटें भारतीय जनता पार्टी के 23 के चुनाव में आएंगी। भाई, अब सीटें तो कुल 545 हैं, और 200 प्लस का हमारा टारगेट है जी, उसको लेकर हम चल रहे हैं। नहीं वो तो ठीक है, मेरे को थोड़ा विस्तार से समझाए ना। पूरे प्रदेश में आपकी आवाज जा रही है। ऐसा क्या कर दिया 3 साल में शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने, कि जो पार्टी 2018 में 165 से 109 सीट पर सिमट गई थी, वो अब 200 पार का नारा दे रही है। थोड़ा महेंद्र जी तो बताएंगे ना, सरकार का हिस्सा है। देखो ये कमाल हमने कर दिया है। ये देखिए, ये गुप्त चीजें होती हैं। अपनी रणनीति को बताना इलेक्शन की, ये बड़ी सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल चीज है जी। मगर मोटा मोटा मैं कहूंगा जी, 40 लाख हाउसिंग मकान जी, 40 लाख एसएचजी ग्रुप्स जी, 1 करोड़ 25 लाख लाडली बहनाएं जी, संबल योजना, तमाम सारी ऐसी योजना है। और यही मुझे ताज्जुब होता है कि शिवराज सिंह जी चमत्कारिक व्यक्ति हैं जी। जिस राशन की पर्ची के लिए कमलनाथ जी के उलते थे कि खाद्य सुरक्षा कानून में नहीं आता, उसी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने 40 लाख राशन की पर्चियां बनवाई। 40 लाख, उसका मैं गवाह बैठा हूं जी। बीपीएल कार्ड जिसके लिए मारे मारे फिरते थे जी, 2 करोड़ बीपीएल कार्ड शिवराज जी ने बनवाए जी। पैसा एक्ट के हमारे 89 जो अनुसूचित जनजाति के ब्लॉक्स हैं, ये सारा
इन सबको अगर आप कंसोलिडेट करेंगे, निश्चित रूप से पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी। और दूसरी ओर जी, राष्ट्र की, दिल्ली की जो हवा बहती है जी, वो भी प्रदेश में काम करती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास पूरे भारतवर्ष में हुआ है, क्या कभी सोच सकते थे कि ग्वालियर में एलिवेटर्स आएंगे? जी, क्या सोच सकते थे आप कि ग्वालियर में इंडिया का 3rd और 4th नंबर का टर्मिनल आ रहा है? इंदौर और देवास में देखिए आप, भोपाल में देखिए, बालाघाट में देखिए, ऐसी कौन सी जगह है जहां डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? मैं द्विवेदी जी, आप मैं एक सवाल करूंगा बीच में। मैं ग्वालियर देखूं, मैं देवास भी देखूं, मैं बालाघाट भी देखूं, अरे मैं आया गुना में हूं, कुछ गुना का भी तो बताइए। तो गुना के बारे में पूछो तो सही। अरे अभी तो उससे आप गुना के बारे में तो पूछ ही नहीं रहे। अरे आप तो मुझसे पूरे इंटरनेशनल टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं। क्या जिले में समेट दूं? मैंने ये बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग के लिए काम किया है, इसको आपको नकारना नहीं चाहिए। आप एक मीडिया चैनल के हेड हैं, आपको स्वीकार करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे देश भर में विकास हुआ है, मध्य प्रदेश में विकास हुआ है, मध्य प्रदेश के प्रत्येक गांव में विकास हुआ है। भाई हमने तो कोई बात नकारी नहीं, हमने तो आपसे जिज्ञासा जाहिर की है, हमने बता दिया, इसका उत्तर आपसे मांग रहे हैं। हमने तो आपने पूरा प्रदेश बता दिया। अब हम पूछ लेते, आपने कहा कि आप हमसे गुना की नहीं पूछ रहे हैं, तो भाई उस सूची में आप गुना भी बता दीजिए। हमने तो पूछा था आपसे पूछिए कि भाई आपने बमौरी में 21,000 करोड़, तो हमने बाकी 3 के लिए पूछा, तो आपने कहा कि जैसे को तैसा, तो हम चुप हो गए। बमौरी में मैं अपनी विधानसभा पे आ जाता हूं। बमौरी विधानसभा में जो मैंने वायदे किए, साक्षर एक एक का पालन किया। जी, इस क्राउड में कोई भी व्यक्ति मुझे पूछ सकता है कि बमौरी में ये आपने बोला या ये जनता चाहती थी, वो हुआ कि नहीं हुआ। जी, जिस बमौरी में कुछ नहीं था, आज बमौरी में डिग्री कॉलेज बन रहा है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं बमौरी में स्टार्ट हो गई हैं। गौलटोलिया का टेंडर लग गया, खुल भी गया। पनेठी छतरपुरा वो भी सैंक्शन हो गया, स्टॉप डैम सैंक्शन हो गए। और सबसे बड़ी बात, जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, हेल्थ, जहां कोरोना काल में हमारे पास बिस्तर नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, आज मुझे इस बात का गर्व है कि उस कोरोना काल में मध्य प्रदेश का सबसे पहला ऑक्सीजन प्लांट मेरी बमौरी में लगा था। आज बयाना में 30 बेडेड हॉस्पिटल बन रहा है, मारकी मऊ में 30 बेडेड हॉस्पिटल बन रहा है, बमौरी में 30 बेडेड हॉस्पिटल बन रहा है, 30 बेडेड हॉस्पिटल फतेहगढ़ में बन रहा है, महोदरा में बन रहा है, करनाखेड़ा में बन रहा है, खेरी खत्ता में बन रहा है। एक बात बताओ महेंद्र भाई, और जिस जगह गुना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ITI कॉलेज के लिए तरसते थे, आज मैंने 6 ट्रेड्स कोर्सेस का 120 बच्चों का ITI कॉलेज, जिसमें 60 लड़कों का हॉस्टल और 60 लड़कियों का हॉस्टल, वो भी सैंक्शन करा दिया। उसके लिए भी जमीन अलॉटमेंट चल रहा है। अरे एक बार बताओ महेंद्र भाई, और आपको कमलनाथ जी से शिकायत थी कि वो सारा पैसा प्रदेश का छिंदवाड़ा ले गए। आपकी बात से ऐसा लग रहा है आप पूरे गुना जिले का जैसे बमौरी में ले गए। आप बता दीजिए, आप एक मिनट, आप मुझे मुख्यमंत्री बना दो जी, मैं आपको बताता हूं कैसे प्रदेश में होगा। हमने अपने विभाग से जो काम कम कराए हैं, अन्य विभागों से बमौरी में ज्यादा कराए। अरे भैया बच्चे दे दो। अरे भैया, पर मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूं और मुझे सेवक ही रहने दो। उदाहरण के तौर पर एक बार बताएं, आपने बताया कि आप इतने काम करा रहे हैं। रुक जा वकील साहब, रुक जा। इतने काम करा रहे हैं, इतने काम करा दिए, तो फिर लोगों को इतना धमका क्यों रहे हैं? जब आपने इतने काम करा दिए, तो फिर आप अपने इलाके के लोगों को इतना धमका क्यों रहे हैं? इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह जी, वो आकर बोलकर गए, ठीक नहीं है महेंद्र सिंह जी? देखिए, राय साहब मेरे बहुत माननीय हैं, मैं उनका बेहद सम्मान करता हूं जी। हर राजनीतिक जीवन में हर राजनीतिक व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी होती है जी, और राय साहब की भी एक कमजोरी है जी कि कानों के बहुत कच्चे हैं जी। एक भी उदाहरण बता दीजिए किसी को मैंने धमकाया हो जी, और वो तो छोड़िए, आप एक भी थाने में बता दीजिए किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर मैंने FIR कराई हो। जी। और मैं
और यही सुन, अरे सुन ले दादा, अरे सुन ले मेरे भैया जी। अरे बीरन बैठ जा। एक बार बताओ, एक बार बताइए, एक अच्छा खासा संवाद चल रहा है, आपको खाने आ गया, हर सवाल, एक मिनट रुकिए, जब आपको लगे कि मेरे सवालों में धार नहीं रही, तब उसके बाद खड़े होइए। अभी दिग्विजय सिंह जी के बयान के ऊपर सवाल किया गया है, उत्तर आने तो दीजिए भाई। आपने बताया दिग्विजय सिंह जी मेरे बेहद सम्माननीय हैं, कान के कच्चे हैं, तो भाई आपने उनके कान में क्यों नहीं फूंक दिया? मुझे जरूरत नहीं फूंकने की जी, अपने सम्माननीय के। सम्मान अपनी जगह है जी। एक बात और स्पष्ट कर दूं जी, मैं सम्मान सबका करता हूं जी, मगर मैं डरता भगवान से हूं बस। जी, तो भाई आप डरते भगवान से हैं, और यही कारण है साहब कि विगत 4 महीने रहे, पहला चुनाव में हारा जी, दूसरा चुनाव में 18,000 से जीता, तीसरा चुनाव में 28,000 से जीता और चौथा चुनाव में 53,000 से जीता। जी, हर चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी जी, मेरा वोट परसेंटेज बढ़ा। जी, ये इसीलिए बढ़ा कि मैंने अपने क्षेत्र की जनता में अगर कोई अच्छा नहीं कर पाए तो मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। एक आदमी भी नहीं कह सकता, मैं चाहूं, आप समझ सकते हैं मंत्री की शक्ति क्या होती है जी, मगर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया और यही चीज को लेकर जनता मुझे वोट देती है और फिर वोट देगी। 53,000 से जीता हूं, आपका आशीर्वाद पंडित जी मिलेगा तो 63 से जीतूंगा। पर मेरा जानना तो आपसे यह है महेंद्र भाई, आप 53 से जीते, आप 63 से जीते हैं, पर पार्टी ने आपको मंत्री बनाया है, गुना जैसा महत्वपूर्ण जिला है, कितनी कसक रहती है ना भारतीय जनता पार्टी को। जो चमत्कारिक पुरुष है शिवराज सिंह चौहान, वो भी राघवगढ़ ना जीत पाए। अब आपकी तो ताकत असीमित है, ये राघवगढ़ का क्या कर रहे हैं भाई आप? इस बार कितने अंतर से हारने का इरादा है? माननीय दिग्विजय सिंह जी राजगढ़ से सांसद थे जी, चुनाव हारे। जी, जयवर्धन सिंह जी विधायक हैं, आने वाले चुनाव में देख लेना। क्या देखें, वही तो पूछ रहा हूं। आने वाले चुनाव में देख लेना, ये भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो भी उम्मीदवार होगा रावगढ़ से जी, वो पटक नहीं देगा। क्योंकि सुनिए, जी, ये बोलते हैं, मैं आंकड़ों पे बात करता हूं। जी, जयवर्धन सिंह जी पहला चुनाव कितने से जीते? कितने से जीते हरी भाई साहब? 49,000 से। जी, दूसरा चुनाव कितने से जीते? जी, 17,000 वोटों का सीधा सीधा कटौती हो गई। जी, और वहीं दूसरी ओर बमोरी में जी, हर चुनाव में हमारी बढ़ोतरी होती है और रावगढ़ में घटोतरी हो रही है। जी, और एक दिन ऐसा आएगा कि चुनाव हारेंगे, नहीं एक दिन क्योंकि रावगढ़ की जनता जी अफर गई है। एक विकास का काम बता दो जी, वो जेपी इंजीनियरिंग कॉलेज जिसको 1 रुपए के हिसाब से इन्होंने जमीन दी है लीज पे, जी, उसकी क्या हालत है? और शक्कर कारखाना, एक भी जगह बता दो रावगढ़ में कोई विकास हुआ हो। और अरे सुनो ना, सुन तो लो, तसल्ली रखो महेंद्र भाई, इधर बात करिए, तसल्ली रखो हरी भैया, आपकी भी मेरे पास बहुत है मगर मैं चुप रहता हूं। शांत रहो। हाँ, नहीं बोलने पे विश्वास नहीं रखता, करूंगा तो ठोक के करूंगा मैं। हाँ महेंद्र भाई, आपने ये दावा किया कि इस बार देख लेना। दो विरोधाभास हैं आपकी बातचीत में। एक तरफ आप बोलते हैं कि रावगढ़ में हजारों करोड़ का काम हुआ, एक तरफ आप बोलते हैं 1 रुपए का काम नहीं हुआ। आप ईमानदारी से बताओ, जब दिग्विजय सिंह आपके इतने सम्माननीय हैं तो उनके बेटे को हराने के लिए आप इतने लालायित क्यों हैं? मैं लालायित नहीं हूं, मैं अपनी पार्टी का काम कर रहा हूं। वो भी बमोरी आते हैं तो वो बमोरी में अपनी पार्टी का काम करते हैं, मैं रावगढ़ जाता हूं तो मैं अपनी पार्टी का काम करता हूं। ऐसा तो नहीं है कि हम सबको बहकाते रहते हैं, वो एक दूसरे को जिताते रहते हैं। नहीं, वैसे तो हम सार्वजनिक मिलते हैं तो गले मिला के मिलते हैं। तो गले मिला के मिलते हैं। मैं वापस आता हूं और मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके पास एक महकमा है पंचायत, बड़ा महत्वपूर्ण महकमा है, ऐसा क्या कर पाए आप 3 साल में जिससे भाजपा के लिए कोई उम्मीद बंधे प्रदेश के स्तर पर? थोड़ा इस पर भी रोशनी मिल जाए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और मैं यही आपसे अपेक्षा कर रहा था जी
कि कुछ अच्छे तर्ज पे आप बात करें, जी अच्छे प्रश्न पूछें। 3 साल पूर्व जी बहुत सारे लोग मंत्री रहे ग्रामीण विकास के। जो टारगेट इन 3 वर्षों में हमने अचीव किया, चाहे वो मनरेगा का क्षेत्र हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे हमारी एमपीआरआरडी की सड़कें हों, चाहे पंचायतों में काम हो, चाहे हमारे इनोवेटिव सेक्टर में काम हो, जी हर क्षेत्र के अंदर पंचायत ग्रामीण विकास मध्य प्रदेश में नहीं, दूसरे स्टेट में, भारत में 1 to 3 है। जी प्रधानमंत्री आवास योजना में हम सेकंड नंबर पे, जी मनरेगा में नंबर 1 पे। हमारे जितने भी आजीविका का क्षेत्र देख लीजिए, जहां आज मध्य प्रदेश में गिने चुने सामूहिक स्व सहायता समूह थे, आज मध्य प्रदेश में 40 लाख महिलाएं उससे जुड़ी हुई हैं। करीब 32 लाख वहीं मक्खियां भिनक रही हैं, वहीं पढ़ रहे हैं, वहीं खा रहे हैं। मैंने अपने बमोरी में 120 स्कूलों में मनरेगा के तहत बेंच और टेबल लगवाकर उन बच्चों में आत्मविश्वास लाने का प्रयास किया, और आने वाले समय में अगर टाइम मिलेगा तो निश्चित पूरे राज्य में टाट पट्टी हटाकर बच्चों को भोजन भी टेबल पे करवाएंगे और उसी टेबल पे बैठ के वो पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां इस संकल्प के लिए। जानना यह है, आपने अपने विभाग से तो काम कर दिया, पर कांग्रेस ये बता रही है कि जो काम 15 महीने में किया ना, वो कमाल था, और इसलिए 2023 का समय हमारा है। क्या कहते हैं उस 15 महीने के संदर्भ में? उसमें भी आप मंत्री थे, श्रम मंत्री के तौर पे ऐसा क्या करके गए कि कमलनाथ जी को उम्मीद है श्रम कि मंत्री, भाई हम वापस आएंगे? मैं आपको बताता हूं, श्रम मंत्री के तौर पर जो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी की महत्वाकांक्षी स्कीम थी संबल, जी नहीं फेल नहीं किया। एक मिनट आप रुकिए। सुनो, पहले बोलने तो तुम्हें मालूम कुछ है नहीं। अरे सुन ले भाई, आप कहां? अरे सुन तो ले दादा। संबल योजना पूरे हिंदुस्तान में, और की ये जान है ये योजना, जी किंतु इसमें एक लैकूना है, जी और वो लैकूना ये है कि इसमें कुछ अपात्र लोगों को शामिल किया गया है। उनको हमको वेरीफाई करके उनको हटाकर इस योजना को कंटिन्यू करना चाहिए। जी उन्होंने मुझे कहा कि यार ऐसा करते हैं, इस योजना का नाम बदल देते हैं, अपन इसको नया सवेरा योजना कर देते हैं। जी वो ना तो नया सवेरा आज तक आया, और जो संबल योजना चल रही थी वो और खटाई में पड़ गई थी। अरे एक बात बताइए, एक तरफ कमलनाथ है, 43 साल का संसदीय जीवन का अनुभव है, बीच में 1 साल सुंदरलाल पटवा के अंदर बैठ गया, 5-5 बार केंद्रीय मंत्री रहे, देश की क्या दुनिया की राजनीति के संदर्भ में दखल रखते थे। एक शिवराज सिंह चौहान है, ले दे के अगर रहे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, दोनों के साथ काम कर लिया, मजा किसमें ज्यादा आया? हाँ, देखिए मैं आपको दोनों में एक अंतर जी निश्चित रूप से कमलनाथ जी का पॉलिटिकल कैरियर बहुत अच्छा रहा, मगर एक तल का गहरी पट्टी थी। शिवराज जी अकेले इनोवेटिव और नवाचार
नहीं क्या है। हम लोगों को मैं आपको आज उदाहरण दे रहा हूं। सब कांग्रेस के भाई भी बैठे बीजेपी के 15 माह कांग्रेस के प्रति थे, आज भारतीय पार्टी के थे। कमलनाथ जी जैसे भी थे हमारे मुख्यमंत्री थे, मगर जब हमको ही चोट पहुंचने लगी, हमारी जनता को ही चोट पहुंचने लगी, और आज उसके विपरीत शिवराज जी को जो मुंह से बोल देते हैं वो कार्य होता है। हमने तो सवाल इसलिए किया कि आपका बयान देखा हमने, ज्योतिरादित्य सिंधिया मेरे राम, मैं उनका हनुमान। अब राम अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं तो कमलनाथ जी को क्या मान रहे थे आप उस समय? कमलनाथ जी को तो हम जो मान रहे थे छोड़ो आप, ये बात पक्की है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मेरे राम है और मैं उनका हनुमान हूं, और भारतीय जनता पार्टी मेरी मां है। जी, भारतीय जनता पार्टी में जहां से हमने शुरुआत की थी तो आपने बड़ी आसानी से ये कह दिया कि टिकट नहीं मिल रहा है इसलिए उधर देख रहे हैं, पर भाजपा में बड़ी दिक्कत है महेंद्र भाई, बड़ा खतरा रहता है टिकट को लेके, किसी का भी पक्का नहीं रहता। कितना डराता है टिकट को लेकर। जो व्यक्ति कार्य करता है, यहां व्यक्ति पे नहीं चलता टिकट, यहां कार्य पे टिकट चलता है, संगठन पे टिकट चलता है। वो टिकट उसी को मिलता है जो कार्य करता है धरातल पे, और उसी को मिलेगा जो पात्र होगा, जो जीतेगा उसी को टिकट मिलेगा। आप चिंता मत करिएगा। ना मैं चिंता तो आपके साथियों भी कर रहा हूं। मुझे लग रहा है द्विवेदी जी को ज्यादा चिंता। हाँ चिंता, अरे आप मित्र हैं, चिंता करनी पड़ेगी भाई। जिसको पार्टी टिकट देगी उसके साथ खड़े हैं, पहले भी खड़े थे। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस और भाजपा का ये बड़ा अंतर है? क्या आपको नहीं लगता कांग्रेस और भाजपा का एक बड़ा अंतर है ये? जी बताइए। क्या आपने भाजपा में रह के कह दिया कि जिसको टिकट मिलेगा उसका काम करेंगे? कांग्रेस में तो उम्मीद ही ये रहती है कि टिकट किसी को मिल जाए तो बाकी फिर अपना काम करेंगे। जब कांग्रेस थी, जब कांग्रेस में हम थे, तब जिसको भी टिकट मिलता था उसके लिए कार्य करते थे। ये हरिशंकर विजयवर्गीय जी बैठे हैं जी, इनकी धर्मपत्नी जी नगर पालिका का चुनाव लड़ी, सबने डंके की चोट पे काम किया। ये विश्वनाथ तिवारी जी बैठे, सबके लिए कार्य किया। आज परिस्थिति भिन्न है, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। जिसको भी, और मैंने अपने इंटरव्यू में कहा है, मुझे टिकट मिले या ना मिले मैं पार्टी के साथ खड़ा हूं और जीवन पर्यंत पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा। नहीं, हमने ये सवाल इसलिए किया महेंद्र भाई, कांग्रेस ही बड़े खुश हैं आजकल। वो बीच में सज्जन सिंह वर्मा जी हमारे साथ थे, बोले जितनी बीमारी थी सब चली गई, अब हमारी पूरी तैयारी है, क्योंकि अब कांग्रेस को कांग्रेसियों से हारने की लाचारी नहीं है। क्या कहेंगे इस पे? आप सज्जन सिंह जी अगर दिल से बोल दें तो वो जिस चीज को बीमारी कह रहे हैं वो बीमारी नहीं है, वो तो संजीवनी जड़ी बूटी थी जो भाजपा के पक्ष में चली गई। बीमारी तो आपके आ गई है। अब भारतीय जनता पार्टी को लेकर आप इतनी उम्मीदों के साथ हो गए, तो कांग्रेस के लिए क्या उम्मीद देख रहे हैं? दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जैसे अनुभवी राजनीतिक के मैदान में उतरे हुए हैं, वो लोग 2018 में भाजपा को शिकस्त देने में कामयाब रहे, इसके बावजूद भी आप उन्हें सिरे से खारिज 2018 में कांग्रेस पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे। अब हम फिर सवाल करें, और आज वो संजीवनी बूटी, जी कांग्रेस की संजीवनी बूटी, जी वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो फिर जाके अब सवाल है, ऐसी संजीवनी बूटी जब भाजपा के पास है तो संजीवनी बूटी का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा भाई? होगा ना, क्यों नहीं हो रहा भाई? आपने देखा नहीं पार्लियामेंट में कल? जी, मोदी जी के पहले, जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के पहले किसने बोला पार्लियामेंट में? जी, और कांग्रेस के छक्के छोड़ाए किसने? जी। तो आप अपने नेता की इतनी भूमिका से खुश है? हम तो मान रहे थे कि भाई चुनाव अभियान समिति के प्रमुख कांग्रेस में हमारा ज्योतिरादित्य सिंधिया, हमारा नेता तो उदितमान नक्षत्र है जी, जहां भी रहेगा, जिधर भी रहेगा, चमकेगा।
तो गुना में भी इस बार ज्योतिरादित्य कांग्रेस सिंधिया को सबसे ज्यादा चिंता ही उन्हीं की रहती है। तो हम आखिरी दौर की बातचीत के लिए चलते हैं। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुना से पुनः उम्मीदवारी को लेकर बड़े कयास रहते हैं। महेंद्र भाई इस पर कोई टिप्पणी करेंगे? नहीं, इसमें मैं इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगा कि ये मेरा विषय नहीं है, ये संगठन का काम है। सर्वोच्च हमारा जो पद, वो जो संगठन है शीर्ष स्तर, वो निर्णय करेगा किसको कहां से लड़ना है। महाराज ने हमेशा अपनी एक बात रखी है कि मैं जहां भी रहूंगा अपने क्षेत्र और प्रदेश के लिए कार्य करता रहूंगा। तो अपने क्षेत्र और प्रदेश के लिए कार्य करते रहेंगे, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है कि जिस गुना से आपका नाता है? मेरी इच्छा तो यह है कि महाराज को अमेरिका का राष्ट्रपति होना चाहिए। इच्छा से क्या होता है? इच्छा से क्या होता है? पार्टी में जो पार्टी चाहती है वो मिलता है, और जो मिलेगा वो स्वीकार है। महेंद्र भाई, हमें समझ नहीं पा रहा आप सिंधिया जी के संदर्भ में चाह क्या रहे हो? भाई आप हनुमान हो उनके, रामायण बताती है जो हनुमान प्रयास कर देते हैं राम का वो काम हो जाता है। चाह क्या रहे हैं आप? थोड़ा तो खुलासा करिए। हम तो ये चाह रहे हैं, देखिए आपने पूछा, मैं सच बोल देता हूं जी। हम तो ये चाह रहे हैं कि भारतवर्ष में हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, भारत माता की जय होनी चाहिए, और जो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने 70 साल में की है वो दूर होनी चाहिए, ये हम चाहते हैं। और गरीबों का भला होना चाहिए, हर वर्ग का भला होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में अवरोध क्या है भाई? जब इतनी अच्छी चीज आप चाह रहे हैं तो बनेगा वो, तो आप उसकी टेंशन नहीं करो। ये कांग्रेस पार्टी के लोग जो हैं, जिन्होंने मुस्लिम और हिंदू शुरू कर दिया, आज कांग्रेस के लोग हैं। मैं तो कांग्रेस में रहा हूं, इसलिए मुझे इनकी अंदर अंदर की मालूम है जी। बेचारे मुसलमान भाइयों को डराते रहे, संघ मारेगा, बीजेपी मारेगी, ये करेगी, वो करेगी, तुम कांग्रेस में वोट दो। मगर 70 साल में हमारे देश के मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। और अगर कर रहे हैं तो समतुल्य होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर वर्ग के लिए कर रहे हैं। अगर जो आवाज प्रधानमंत्री का बीजेपी वाले कार्यकर्ता का बन रहा है, बीजेपी के लोगों का बन रहा है, वो हमारे मुसलमान भाइयों का भी बन रहा है। लाडली बहना में 1000 हिंदू महिलाओं को मिल रहा है तो 1000 मुस्लिम महिलाओं को भी मिल रहा है। पूरा सम तरीके से चल रहा है काम। भाई आपने हमारे सवाल का उत्तर नहीं दिया महेंद्र भाई, आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। कितने उत्तर? नरेंद्र मोदी जी जैसा दमखम वाला प्रधानमंत्री, राज्यसभा में भी बहुमत, लोकसभा में भी बहुमत, सब कुछ तो बदल दे रहे हो आप। तो फिर हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में हमें केवल कह क्यों रहे हो कि होना चाहिए? अब नहीं होगा तो कब होगा भाई? राम मंदिर तो बन जाने दो जी, रामलला के पूजन तो हो जाने दो जी, और फिर देखिए आगे आगे क्या होता है। तो भाई महेंद्र सिंह सिसोदिया जी बता रहे हैं रामलला के मंदिर के बाद हिंदू राष्ट्र के सपने को साकार करने को जा रहे हैं। मैंने ये नहीं बोला, और तो क्या? आप गलत दे रहे हो। मैंने ये बोला आगे आगे देखिए क्या होता है। तो मतलब हिंदू राष्ट्र अभी सपना ही रहेगा कभी? अरे वकील साहब सुनो यार आज पता नहीं क्या हो गया इनको। ये मेरा भाई है छोटा, बीरन सिसोदिया छोटा भाई है। तो फिर भी कांग्रेस में क्यों छोड़ रखा है? नहीं, वो मैंने उसको मैं ही लेके आया था NSY में जी। अब मैं क्या करूं, वो नाराज हो गया। ऐसे कितने लोग अभी कांग्रेस में आपने अपना काम करने के लिए छोड़ रखे हुए? सारे अपने ही हैं। ये भी अपने, इसीलिए आपका 63,000 को लेके दावा है। सब भाई है अपने। नहीं, हमारा सवाल बहुत गंभीर है भाई। भाई आपने कहा मैं इस बार 63,000 से जीत रहा हूं, ये भाजपाइयों के भरोसे कहा या कांग्रेसियों के? ये मैंने जनता के भरोसे कहा है और अपनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भरोसे। तो महेंद्र भाई अब आखिरी सवाल, भाई इतनी बार विधायक हो लिए, मंत्री भी हो लिए, तो यहीं रुकेंगे या आगे का कुछ और भी देख रहे हैं? ये नसीब जो है ये पैरों को चलाता है। ये माथे की लकीरें व्यक्ति को चला के ले जाती हैं, कोई अपने आप चल के नहीं जाता। अच्छे काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं करेंगे तो पीछे जाएंगे। इसलिए मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मेरा चुनाव है, पार्टी टिकट देगी तो लड़ूंगा, पार्टी मंत्री बनाएगी तो बनूंगा, नहीं तो पार्टी के लिए अगर पार्टी कहेगी कि फर्ज उठाओ तो फर्ज उठाओ। तो कुल मिला के समझ में ये आ रहा है कि जब तक कांग्रेस में थे महेंद्र सिंह सिसोदिया जी बड़े नेता थे, पर भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद 3 साल में समर्पित कार्यकर्ता तो हो ही गए। कांग्रेस में तो नेता थे ही नहीं। कांग्रेस में तो नेता थे ही नहीं, वहां तो कार्यकर्ता भी नहीं थे।
और ऐसे बोलने का मौका भी नहीं मिला था कभी। तो कुल मिलाकर ये हमारा महेंद्र सिंह सिसोदिया जी के साथ में खुलकर संवाद था, जिसमें उन्होंने अपने अतीत को लेके, वर्तमान को लेकर और भविष्य को लेकर खुलकर बातचीत की। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां महेंद्र सिंह सिसोदिया जी के लिए, खुलकर बातचीत के लिए। और महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आने वाले चुनाव के लिए, आगे की कार्रवाई के लिए। अनुराग जी। अतिथि देवो भव। शहर आपका है, लेकिन यहाँ पर मेजबान हम हैं, आयोजन हमारा है, और इसी परंपरा के चलते हम अपने तमाम अतिथियों का लगातार परंपरागत रूप से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। और अब बारी है आदरणीय मुख्य अतिथि महेंद्र सिंह सिसोदिया जी के सम्मान की, और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी के साथ में हमारे स्थानीय ब्यूरो हरिभूमि के आनंद लोढ़ा जी को, कि वो मंच पर आएं और महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, जिनको बड़े प्यार से आप लोग संजू भैया भी कहते हैं, उनके सम्मान के लिए यहाँ पर आमंत्रित हैं आनंद लोढ़ा जी और साथ में प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी। शाल, श्रीफल और मोमेंटो से हम स्वागत करते हैं, और स्वागत के साथ ये मोमेंटो हम और साथ में विनोद कुशवाहा जो हैं हमारे स्थानीय साथी, हम उनको भी आमंत्रित करते हैं। ये दोनों चेहरे जो हैं इन्हें आप जरूर पहचान लीजिए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हम कोशिश करते हैं उन समाचारों को प्रेषित करने की जो आपके मन की बात होती है। और ये सम्मान की परंपरा में शाल, श्रीफल और मोमेंटो के साथ स्वागत सम्मान है, और साथ में ये जो आपका थोड़ा सा प्यार हमारे प्रति और आपके भैया के प्रति भी नजर आना चाहिए। करतल ध्वनियों के साथ में अगर ये सम्मान जो है उसको आप थोड़ा सा और जोश देंगे तो यहाँ पर बहुत सारा धन्यवाद आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इस संवाद के